की, उस एजुकेशन के साथ हम भारत के सभी युवाओं को शिक्षित कर सकें। और एजुकेशन में जैसे कहा जाता है कि शिक्षा दान जो है महादान होता है, उस दिशा में हम अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, जैसा कि लास्ट 20 साल से हम निभाते आ रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल टीचर्स डे है और कल के टीचर्स डे को लेकर के आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, कल भी हम लोगों ने एक अपील किया था आप लोगों से कि टीचर्स डे के शुभ अवसर पे आप लोग अपनी तरफ से एक 30 सेकेंड का वीडियो बनाएं और जो आपको नंबर जो आपको मिले हुए हैं चैट बॉक्स में हम लोगों के, आप उस नंबर पे अपना वीडियो जरूर शेयर करें। मैं एक बार ऋषभ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऋषभ सर वापस वो नंबर एक बार आप शेयर कर दीजिए, हम तीनों लोगों का, चारों लोगों का, ताकि जिस पे स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करे उस पे अपना 30 सेकेंड का एक वीडियो जरूर भेजें टीचर्स डे को लेकर के। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि आज के पहले जब हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे तो हम एक सेंटर पे प्रेजेंट होकर के और टीचर्स के साथ केक काटते थे, कुछ पोएम सुनाते थे, कुछ स्टोरी सुनाते थे, उनको कुछ गिफ्ट करते थे। बट आज की परिस्थितियां बदली हुई हैं दोस्तों, आप सभी को मालूम है इस कोरोना की घड़ी में शायद सबका मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है। तो क्या हम ये सेलिब्रेट ना करें? हम फिर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें रास्ते और भी ढूंढने पड़ेंगे। तो हमने जो रास्ता ढूंढा है दोस्त, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हम पढ़ाई ले रहे हैं, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करेंगे। ये टीचर्स डे में आप अपना सम्मान, आप अपना भाव, आप अपना आदर टीचर के प्रति कैसे व्यक्त करेंगे? तो एक वीडियो के माध्यम से व्यक्त करेंगे दोस्त। तो जो भी आपका भाव होगा, जो भी आपका सम्मान होगा टीचर्स के प्रति, आप उसका एक वीडियो बनाइए 30 सेकेंड का, और ये वीडियो आप हम लोग के व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर करिए। आपका वीडियो का हम लोगों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, ये टीचर्स डे के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कृष्णन जी, उनका जन्मदिन होता है 5 सितंबर को। और इसी के उपलक्ष्य में जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे हम ये शिक्षक दिवस टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस टीचर्स डे के अवसर पे भारत के, पूरे विश्व के समस्त शिक्षकों को एपीएलएल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और ये हम लोगों को उम्मीद है दोस्त कि सारे शिक्षक अपने ज्ञान से आने वाली हर पीढ़ी को ज्ञान देते रहेंगे, रोशनी दिखाते रहेंगे, और भारत के युवा शिक्षक से मार्गदर्शन लेते हुए वो अपने कार्य को जरूर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पे एपीएल परिवार की तरफ से सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस क्लासेस को लेकर के मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर दूं दोस्त, कि पहले तो आपका एक्सपर्ट के थ्रू क्लासेस होगा। क्लासेस के बाद आफ्टर 40 मिनट्स हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर करिएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे प्रेजेंट हुए कोई भी विद्यार्थी अगर वो कुछ अपना फीडबैक या अपनी बातों को 1 या 2 मिनट तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर रखने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर रखने के लिए इच्छुक है वो विद्यार्थी, तो जरूर आप अपनी बातों को रखिएगा दोस्त, आपको मौका मिलेगा। उससे पहले आप चैट बॉक्स में आप लिख करके जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा कि हम इस सेशन के अंत में 2 मिनट तक कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपको जरूर बोलने का मौका दिया जाएगा। तो आप समझिए कि अभी एपीएलएल आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी दे रहा है कि आपको लाइव एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसमें आप अपनी बातों को, चाहे किसी भी टॉपिक पे, आज का जो टॉपिक हो रहा है उसी को लेकर के, या एपीएलएल के एजुकेशन को लेकर के, आप अपनी बातों को उस लाइव प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। तो जो भी रखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे दोस्त, जो भी इच्छुक होंगे रखने के लिए, आप चैट बॉक्स में एक बार जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा। आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि कितने बजे आपको रेडी रहना है। आज ही के सेशन के एंड में आपको वो सेलिब्रेट करना है। उस सेशन को हम लोग स्मार्ट स्टूडेंट सेशन का नाम देंगे, कि उस स्मार्ट स्टूडेंट सेशन में जो हमारे स्मार्ट स्टूडेंट रहेंगे, हमारे सारे स्मार्ट स्टूडेंट हैं, बट जो भी बोलने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, आप जरूर वहां पे बोलिएगा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कल एक एक्सपर्ट टॉक भी है सैटरडे को टीचर्स डे के अवसर पे, उसकी भी डिटेल्स चैट बॉक्स में आपको आ जाएगी। आप उस डिटेल्स को कॉपी कर लीजिएगा। और कल का जो एक्सपर्ट टॉक का सेशन होने वाला है, बहुत ही जानदार और जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि
कल का जो टॉपिक रखा गया है टीचर्स डे के अवसर पे, वो स्टूडेंट टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक है। और जो ये सेशन लेंगे कल के, वो 30 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली मिसेस अनुरेखा बरकाकोटी जी होंगी, जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल से प्रिंसिपल के पद से रिटायर हैं। और उन्होंने अपने पूरे कैरियर में, 30 साल के एजुकेशन के कैरियर में, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, कई सारे जगहों पे जाके उन्होंने अपने ज्ञान से उन्होंने विद्यार्थियों को जो है नॉलेज प्रोवाइड किया है। और जो उनका एक्सपीरियंस है दोस्तों, 3 दशक का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन के फील्ड में। तो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी है, रिनाउंड पर्सनालिटी है, जिनके थ्रू कल का एक्सपर्ट टॉक का सेशन होने वाला है टीचर स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक के ऊपर। कल की जो टाइमिंग है वही आपकी टाइमिंग होगी, 10:45 पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको 10:30 तक वो सेशन में ज्वाइन कर लेना है और आपको 12 बजे तक अपनी उपस्थिति जो है उस सेशन में बनाए रखना है। कल का सेशन बहुत ही जानदार और जबरदस्त होने वाला है। तो उसकी जो डिटेल्स आएगी दोस्त, आप सभी लोग उसको रिसीव करते हुए आप कल की क्लासेस वो लोग जरूर लेंगे, आप लोग जरूर लीजिएगा। और वो हमारा सेशन जो होगा फेसबुक पे भी लाइव होगा। तो अगर किसी को जूम ऐप पे एंट्री नहीं मिल पाएगी तो आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज पे भी जा करके उस सेशन को आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। तो कल के सेशन के लिए आप बिल्कुल 10:30 तक रेडी रहिएगा। आज की सेशन को अभी हम लोग कंटिन्यू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वापस सारे विद्यार्थियों का एपीएल परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और बहुत बहुत बधाई आज इस नए प्लेटफॉर्म पे, आज इस नए सेशन में। और अब हम लोग कुबेर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुबेर सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वेलकम है इस क्लासेस के लिए। और प्लीज सर आप ये सेशन कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जल्दी से एक बार मैसेज टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। मैं देख सकता हूं यहाँ काफ़ी लोगों ने अपना अपना वीडियो ऑन किया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो आज का सेशन होने वाला है मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा इंटरव्यू के बारे में। क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग को पता नहीं होता है कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ किन बातों को आपको ध्यान रखना है। कई बार होता है कि आपकी बॉडी भी स्पीक करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ बता देती है इंटरव्यूअर को। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे कि क्या क्या मेन बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें, जिससे जो भी मैं आपको बता रहा हूं इन फ्यूचर अगर आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने तो आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सेशन अच्छा होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं सभी को बोलूंगा प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं सबको देख सकूं यहाँ पर। और चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। तो मैं पीपीटी के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किन किन चीजों को हमको ध्यान रखना है एक इंटरव्यू देते हुए। तो और उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों पे होंगे इस कोरोना टाइम में, और सुरक्षित भी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो दोस्तों, मैं आप सबका पहले बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा अपनी एपीएलएल की टीम की तरफ से कि आपने आज का जो सेशन अटेंड किया है उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है प्रोफेशनल रिमोट सेशन, जिसमें कि आपको इंटरव्यू अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, हाउ टू अपीयर इन एन इंटरव्यू। किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियर के बारे में। तो बिहेवियर कैसा होना चाहिए।
आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमको पता नहीं होता और हम इंटरव्यू देने चले जाते हैं। और उसके पहले मैं आपको रिज्यूमे के बारे में भी बता देता हूं कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। आप देखते होंगे कोई भी एक डॉक्यूमेंट होता है, वो जरूरी होता है आपको कैरी करना जब भी आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, जिसमें आपकी डिटेल्स मेंशन होती हैं। और उन डिटेल्स को मेंशन करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जो कि हम रिज्यूमे में मेंशन करते हैं। तो रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं बता देता हूं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूमे। रिज्यूमे में किन किन चीजों को आपको मेंशन करना होता है। सबसे पहले होता है फ्रेंड्स आपका हेडर पार्ट। हेडर में आप अपना नेम मेंशन करते हैं। उसके बाद आप अपने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर होता है, एड्रेस होता है, ईमेल आईडी होता है, उसके साथ साथ लिंक्डइन का आपका लिंक मेंशन होता है या फिर उसकी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि लिंक्डइन पर किस नाम से आपने अपना आईडी क्रिएट किया हुआ है। फिर आता है फ्रेंड्स प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी में आप अपने बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करते हैं कि आपका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव बोले तो कई लोग होते हैं जो कि आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो आईटी सेक्टर में क्या अचीव करना चाहते हैं, या फिर कई लोगों का होता है अकाउंटिंग सेक्टर में जाने का, या फिर होता है टीचिंग सेक्टर में जाने का। तो वो सारी चीजें आपको प्रोफाइल समरी में मेंशन करनी होती है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ आप किस तरीके की जॉब ढूंढ रहे हैं, और एक दो लाइन आप अपनी क्वालिटीज उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। फिर फ्रेंड्स आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये प्रोफाइल समरी हो गई। प्रोफाइल समरी के बाद आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करना। और इसको आपको किस तरीके से मेंशन करना होता है ये भी मैं बता देता हूं। सपोज प्रेजेंटली आप कोई ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, सपोज आप बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई और डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वो डिग्री कोर्स मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है आपका ट्वेल्थ की डिटेल्स। ट्वेल्थ की डिटेल्स आप मेंशन करते हैं डिग्री का जो क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन करने के बाद। फिर उसके बाद आता है आपका टेंथ की डिटेल्स। टेंथ की डिटेल्स आप ट्वेल्थ की डिटेल्स के बाद मेंशन करते हैं, जिसमें कि आप अपना मार्क्स मेंशन करते हैं, परसेंटेज देते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपने टेंथ पास किया है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। उसके साथ साथ जब आप अपना डिग्री मेंशन कर रहे हैं, डिग्री में आपको यूनिवर्सिटी मेंशन करना जरूरी होता है। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज से आप कर रहे हैं तो वो भी आपको मेंशन करना जरूरी होता है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। क्या सत्येंद्र सर, क्या स्लाइड क्लियर आ रही है क्या? कुबेर सर क्लियर है स्लाइड। आई थिंक इनका नेटवर्क इशू होने के कारण दिख नहीं पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सब क्लियर दिख रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। कैरी ऑन कुबेर, कैरी ऑन। ओके ओके ओके। तो उसके साथ साथ आपको पासिंग ईयर, अगर आप पास कर चुके हैं 10th और 12th, उसका ईयर डालना होता है। कौन से बोर्ड से आपने किया है, बोर्ड का नेम भी आपको मेंशन करना जरूरी होता है। साथ के साथ सीजीपीए आपका जो भी परसेंटाइल है वो भी आपको मेंशन करना जरूरी होता है। ये सारी चीजें दोस्तों आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करते हैं। फिर स्किल्स की बात आती है। स्किल्स में आपको अपनी जो भी टेक्निकल या इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, सपोज आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, सपोज आप एपीएल से स्मार्ट कॉमर्स कर रहे हैं या आईटी स्मार्ट प्लस कर रहे हैं, उसके बारे में आपको मेंशन करना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी कंपनी डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेशन जरूर देखती है, उसको पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है, कोई भी आपके पास स्किल है, एक्स्ट्रा स्किल, तो उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, भले ही वो शॉर्ट टर्म कोर्स हो, भले ही वो लॉन्ग टर्म कोर्स हो, उसको मेंशन करना जरूरी है। और किस किस में आप एक्सपर्ट हैं उसके बारे में भी डालना जरूरी है। मैं अभी आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि फॉर्मेट कैसा होता है रिज्यूमे का,
वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इसके साथ कुछ एडिशनल सेक्शंस होते हैं। एडिशनल सेक्शन में आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट डाल सकते हैं, या कोई आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, अगर छोटा सा प्रोजेक्ट अगर आपने कॉलेज में काम किया किसी प्रोजेक्ट पे, वो डाल सकते हैं। अगर आपने एडिशनल लैंग्वेजेस सीखी हैं, जैसे आजकल बहुत ज्यादा चलन है कि हम जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो उसको भी अगर आप मेंशन करते हैं, अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट होगी, अगर एक्स्ट्रा फॉरेन लैंग्वेज आपने सीखी है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फ्लुएंसी कितनी है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने फॉर्मेट की तरफ, कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए रिज्यूमे का, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली कैसा होता है, वर्ड के ऊपर आपको कैसे बनाना होता है अपना रिज्यूमे। तो ये छोटा सा एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर पहले नाम दिया हुआ है राजन मेहता, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर है, फिर ईमेल एड्रेस है, और उसके साथ साथ आपका जो रेजिडेंस एड्रेस होता है वो मेंशन होता है वहां पे। फिर आपका जो आता है प्रोफाइल समरी। जैसे इन्होंने अपने बारे में बोला हुआ है कि इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, ये एक फ्रेशर है हु इज केपेबल ऑफ अप्लाइंग टेक्निकल स्किल्स एंड डेवलपमेंट स्किल्स विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इसी तरीके से कुछ आपको दोस्तों मेंशन करना होता है अपने रिज्यूमे में। सर क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? कुबेर, एवरीथिंग इज फाइन एक्चुअली, सब कुछ ठीक आ रहा है, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा डल आ रहा है एक्चुअली। तो शॉप द स्टेयर। ओके ओके ओके, वो 2 सेक्शन है ना, तो उसमें एक टिक करो। ओके ओके। प्रेजेंट ओनली द स्लाइड्स। ओके, नीचे जो 2 चेक बॉक्स आता है तो उसको निकाल दो, निकाल के फिर शेयर करो। और बाकी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अननेसेसरी मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। दोस्तों आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, आपके तरफ से नेटवर्क का इश्यू है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, हमें सब चीज यहाँ क्लियर दिख रही है, और जहां तक स्लाइड की बात है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज यहाँ पे अननेसेसरी मैसेज करके बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए आप, और प्लीज क्लासेस यहाँ फोकस से लीजिए, स्क्रीन पे फोकस कीजिए, मेन स्क्रीन पे, तभी आपको क्लियर आवाज और वीडियो आएगा। सर कंटिन्यू। आई होप सर अब क्लियर होगा। हाँ, Yes. क्लियर दिख रहा है अभी ठीक है। ओके सर, कैरी ऑन। ओके ओके लिटिल बिट स्लोअर। ओके ओके। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, आपको प्रोफाइल समरी मेंशन करना होता है। प्रोफाइल समरी में आप अपने बारे में 2 लाइन में आप डिटेल्स मेंशन करते हैं कि आपका एम्बिशन क्या है, आपका क्या कोर्स आपने किया हुआ है, किसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो उसके बारे में आप मेंशन करते हैं, और आप किस किस सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो आप मेंशन करते हैं प्रोफाइल समरी में। उसके बाद जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, आपको एजुकेशन डालना होता है। एजुकेशन में जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, बीटेक फ्रॉम एफसीजी इंजीनियरिंग कॉलेज इन 2019, उन्होंने अपना परसेंटेज भी डाला हुआ है, जो भी उनका सीजीपीए होगा 8.23 और /10 10 आउट ऑफ उनके, सॉरी ये 100 में से होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 10 में डिवाइड किया हुआ है, तो 80 पॉइंट समथिंग होगा इनका सीजीपीए। फिर आता है फ्रेंड्स आपका 10+2। 10+2 इन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से किया होगा, तो इन्होंने उसका डिटेल मेंशन किया हुआ है विद द परसेंटेज। ऐसे ही आपका 10th का भी रहेगा। 10th में आप स्कूल भी डालते हैं, स्कूल के साथ साथ आप अपना बोर्ड भी डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन्ड है। फिर आता है आपका टेक्निकल स्किल। सपोज आप डेटाबेस में एक्सपर्ट हैं, तो डेटाबेस से रिलेटेड आप डाल सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं। फिर एप्लीकेशन, कौन कौन से एप्लीकेशंस आप एक्सपर्ट है, फ्रंट पेज है, एमएस ऑफिस है, या फिर ड्रीम वीवर है। फिर आता है सर्वर। ये फ्रेंड्स मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट है आईटी फील्ड से रिलेटेड। जैसे सर्वर में अपाचे एंड टॉमकैट दिया हुआ है, तो लैंग्वेजेस में आपका पीएचपी है, एसक्यूएल है, और सी है, और C++ है। तो इस तरीके से आप अपने एजुकेशन पार्ट में डिफाइन करते हैं अपनी एजुकेशन को। फिर अगर आपने इंटर्नशिप किया हुआ है किसी कंपनी से, कई बार होता है कि कुछ कॉलेजेस हमको बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग लेके आइए 4 महीने की, 6 महीने की।
अगर आपने वो ट्रेनिंग ली हुई है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इंटर्नशिप पार्ट में। जैसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इन्होंने 6 मंथ्स की कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पे ट्रेनिंग ली होगी, तो उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट्स पे इन्होंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है। ये मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो एक आपका एड ऑन हो जाता है, उससे जो कंपनी होती है वो ज्यादा फोकस करती है उस कैंडिडेट के ऊपर। उसके साथ आता है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आप डालते हैं अपने बारे में आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मतलब आप किन चीजों में मजबूत हैं। जैसे पंक्चुअलिटी, आप हमेशा पंक्चुअल रहते हैं। अडेप्टेबिलिटी, जो भी आपको काम बोला जाता है वो आप जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं सीख के। वर्किंग अंडर प्रेशर, कई बार होता है भाई हमको कोई काम बोला गया, हमारे बॉस ने काम बोला, हम इरिटेट हो जाते हैं, अब लगता है यार ये तो काम मुझसे होगा नहीं, वो क्या करते हैं डायरेक्टली बोल देते हैं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, या वो रिजेक्ट कर देते हैं काम को। क्यों? क्योंकि उनको आदत नहीं होती है प्रेशर में काम करने के लिए। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के डालना होता है अपनी स्ट्रेंथ में। ये ना हो कि अगर आपके अंदर आप पंक्चुअलिटी डाल रहे हैं और अगर आप लेट आ रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं अपने ऑफिस, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है आपके बिहेवियर पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। जो चीज है एक्चुअल में वही आपको मेंशन करनी है अपने रिज्यूमे में। ये ना हो कि हमने डाल तो दिया है लेकिन हमको आता नहीं है कुछ। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर्सनल डिटेल्स भी मेंशन करनी होती है आपको। पर्सनल डिटेल में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हैं। अगर कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर आपको आती है, सपोज हिंदी इंग्लिश दोनों आती है तो दोनों डाल सकते हैं। अगर आपको बंगाली आती है तो बंगाली भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप फ्रेंड्स मैरिटल स्टेटस भी डाल सकते हैं। कई बार होता है जो एक्सपीरियंस होते हैं तो वो डाल सकते हैं अपना मैरिटल स्टेटस वगैरह। ब्लड ग्रुप, कई कंपनीज ब्लड ग्रुप वगैरह भी देख लेती हैं। तो इसके साथ साथ आगे बढ़ूंगा, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाना चाहूंगा जो आप बनाते हैं रिज्यूमे, वो कैसे बनाते हैं वर्ड के ऊपर। तो उसको मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं यहाँ से। दो मिनट दीजिएगा बस। ओके, सबसे ये सब लोगों से ये निवेदन है कि सब लोग काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रुक रहा है। तो आपका बैंडविड्थ मतलब मोबाइल का नेटवर्क चेक कर लीजिए। मोबाइल का बैंडविड्थ अगर लो रहा, आपका 3G कनेक्शन रहा, कोई सिग्नल लो है, तो आपका दिक्कत हो सकता है। ताकि हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है तो बहुत सारे लोगों को सुन भी पा रहे हैं। ओके, कंटिन्यू कुबेर। यस, ओके, थैंक यू। ये फ्रेंड्स एंट्री लेवल अकाउंटिंग रिज्यूमे है। जो लोग अकाउंटिंग की या टैली वगैरह का जो कोर्स करते हैं तो उसके लिए है। आप देख सकते हैं ये मैंने वर्ड पे एक डिजाइन किया हुआ है। एंट्री लेवल जो अकाउंटिंग रिज्यूमे होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए ये रिज्यूमे है यहाँ पर। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर मैंने ये हेडिंग डाली हुई है। यहाँ पर आपको अपना नेम डिफाइन करना होता है। नेम के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मेल आईडी आ जाता है, youremail@gmail.com। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर साइड में फोन नंबर। फोन नंबर के बाद आप नीचे अपना सिटी और स्टेट डालते हैं, कहाँ से हैं आप। फिर लिंक्डइन का URL, आप अपने लिंक्डइन का URL यहाँ पर मेंशन करते हैं। और वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट भी बनी हुई है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने प्रोफाइल हेडिंग नहीं डाली है, सिर्फ यहाँ पर अपना प्रोफाइल मेंशन कर दिया है कि हमने कितने कंपनी में काम किया हुआ है, या इंटर्नशिप का अगर कोई एक्सपीरियंस है वो मेंशन किया हुआ है, और किस तरीके की जॉब हम ढूंढ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है सीकिंग टू लिवरेज एक्सेप्शनल अकाउंटिंग स्किल्स एंड एकेडमिक नॉलेज टू गेन द एंट्री लेवल अकाउंटिंग पोजीशन। किस तरीके का काम हम ढूंढ रहे हैं, किस कंपनी में ढूंढ रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी जाती हैं।
फिर आता है दोस्तों आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप डिटेल्स मेंशन करते हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन में आप क्या क्या मेंशन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जैसे कि सबसे पहले बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस दिया हुआ है मई 2016, ये इन्होंने खाली ये मेंशन किया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको अपना 12th और 10th का भी मेंशन करना जरूरी है। अभी मैं आपको एक और दिखाऊंगा, एक और फॉर्मेट है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डिजाइन करते हैं अपना रिज्यूमे। फिर आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप काम कर चुके हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का नेम डिफाइंड है, अकाउंटिंग इंटर्न यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर उसके साथ साथ कहाँ पर, कौन सी जगह, वो नाम आप यहाँ देते हैं, कंट्री का नाम या फिर सिटी का नेम। उसके नीचे आपको कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस है वो डिफाइन करते हैं, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपकी वो आप बुलेट पॉइंट्स में मेंशन कर देते हैं यहाँ पर नीचे। फिर अगर आपको दूसरी कंपनी में भी अगर आपने काम किया है तो उसके बारे में भी, जिस कंपनी में प्रेजेंटली आप कर रहे हैं उसको सबसे पहले डालना जरूरी है। अगर उससे पहले आप किसी कंपनी में काम कर चुके हैं तो आप उसको सेकेंड नंबर पे डालेंगे, इस तरीके से थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर आप जो उससे पहले कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करते हैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। फिर आता है एडिशनल स्किल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडिशनल स्किल्स में आपको अपनी स्किल्स के बारे में मेंशन करना है। जैसे कई लोग होते हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करते हैं। जैसे आज के टाइम में देखा जाए बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमारी APLL ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्मार्ट कॉमर्स है, IT स्मार्ट प्लस है, IT स्मार्ट प्रो है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप सर्टिफिकेट लेते हैं। उसको मेंशन करना मत भूलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है, क्योंकि उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उसको ज्यादा मतलब जो कंपनी होती है पहले प्रिफर करती है अपने यहाँ रखने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करना जरूरी होती है। ये एक छोटा सा फॉर्मेट था जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और इसके साथ साथ एक फॉर्मेट मैं और आपको दिखाना चाहूंगा जो कि वेब डेवलपर से रिलेटेड है। तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये जो रिज्यूमे है ये जो वेबसाइट डिजाइन करती हैं, जो वेबसाइट डिजाइनिंग या सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्होंने जैसे IT स्मार्ट प्लस का कोर्स किया हुआ है, ये उनके लिए है। ये रिज्यूमे एक सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, तो आप इसको अपने पास स्क्रीनशॉट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने पास, क्या क्या चीजें मेंशन्ड है इस रिज्यूमे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट मैंने डाला हुआ है वेब डेवलपर रिज्यूमे सैंपल, तो इसकी जगह आपका नेम होता है। नेम के नीचे फिर आपका आता है योर एड्रेस, आपका एड्रेस। ये मत करिएगा कि किसी पड़ोसी का एड्रेस डाल दीजिए, ये बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कई लोग होता है कि गलत एड्रेस, जहाँ किराए पर रह रहे होते हैं वहां का एड्रेस डाल देते हैं, तो ये चीज करना गलत होता है। जो आपका एड्रेस है, जहाँ से आप हैं प्रेजेंट में, वहां का एड्रेस आपको डालना है, और इसके साथ मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना होता है। फिर आपका ईमेल और लिंक्डइन में आपका जो भी नाम है या वहां का लिंक आप मेंशन कर देते हैं। फिर आता है आपका करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफाइल दोनों सेम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपको यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल डालनी होती है। ये दोनों चीजें सेम होती हैं, अलग नहीं होती, दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। करियर, आपके करियर का क्या ऑब्जेक्टिव है वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके साथ साथ आता है आपका की स्किल्स। की स्किल्स, आप किस किस में एक्सपर्ट हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपने सीखी हैं, कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आपको आती हैं, उसके साथ साथ वेब सर्विसेज कौन कौन सी आती हैं। ये सब कुछ आप जब मेंशन करते हैं तो कंपनी देखती है कि हाँ आपको इन इन चीज़ों में एक्सपर्टाइज है, तो उस बेसिस पे आपका जो होता है टेक्निकल राउंड होता है।
अगर कंपनी को वर्थवाइल लगता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछती है, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपका उस पर टेक्निकल राउंड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी कुछ मेंशन है। इतना कुछ मेंशन आपको नहीं करने की जरूरत है दोस्तों, जितना आपको आता है सिर्फ उतना ही मेंशन करिएगा, एक्स्ट्रा मत मेंशन करिएगा, क्योंकि कंपनी आपकी नॉलेज भी चेक करती है कि आपको आता है रियलिटी में कि नहीं आता, क्यों उससे पता चल जाता है कंपनी को कि आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो आपके अंदर स्किल्स हैं वही डालिएगा, वही मेंशन करिएगा, उसके अलावा मत मेंशन करिएगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर अगेन आपको कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में जॉब करी हुई है, कहीं पर आपने काम किया हुआ है, अगर आपने फ्रीलांसिंग काम किया हुआ है, कि कोई वेबसाइट डेवलप करी हुई है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाले पार्ट में। फिर आता है एडिशनल एजुकेशन, आपका एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या डालेंगे, अपना डिग्री कोर्स, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो डालना है। फिर उसके नीचे आपको अपना 12th डालना है, 12th के बाद 10th डालना है। तो इस तरीके से आप अपना 10th 12th एंड आपका जो भी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको मेंशन करना होता है अपने रिज्यूमे में। तो इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रिज्यूमे बनाते हैं। तो एक बार प्लीज चैट में टाइप कर दीजिए आप लोग, अगर आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं काफी लोग यस लिख रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है बिहेवियर। अब आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बिहेवियर कैसा आपको रखना है वहां जाने पर। तो ये हमारी स्लाइड है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपको कॉल आया है कहीं से इंटरव्यू के लिए, तो आपको ध्यान रखना है, अगर उन्होंने आपको 10:30 पे बुलाया है तो आप कोशिश करिए वहां पर आप 10 बजे तक पहुंच जाएं या 10:15 तक पहुंच जाएं। एटलीस्ट 15 to half an hour बिफोर यू शुड रीच टू योर डेस्टिनेशन। क्योंकि कई बार होता है हमको नहीं पता होता कि रास्ते में जाम मिल गया है, या आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, या आपको पर्टिकुलर कन्वेंस से जाना है वो नहीं मिल रहा है आपको। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप टाइम पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूअर के ऊपर, वो भी देखता है कि हाँ बंदा टाइम से आया है तो उसका इंटरव्यू पहले लेना चाहिए। तो क्योंकि कई बार होता है फ्रेंड्स, जब आप जाते हैं तो हो सकता है वहां पे बहुत सारे लोग हों जिनका इंटरव्यू होना हो, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है कि आप टाइम पर जाएं जहां पर भी आपका इंटरव्यू है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा ड्रेस अप्रोप्रिएटली। इस बात को मैं बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा कि कई बार होता है कि भाई जो मेल होते हैं वो जीन्स पहन लेंगे और टी शर्ट पहन लेंगे और नीचे शूज डाल लेंगे, स्पोर्ट शूज, और वो चले जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप एक प्रोफेशनल लुक में जाएं, एक फॉर्मल ड्रेस में जाएं। ये ना हो कि हमने चलो फॉर्मल्स तो पहन लिया और नीचे कई बार होता है कि चप्पल पहन के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट देता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। आपको एक फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है कि आप पर्टिकुलर अच्छे से शर्ट पहने, एक फॉर्मल पैंट पहने और उसके नीचे आपको फॉर्मल शूज पहनने होते हैं। ये नहीं कि हमने पैंट शर्ट तो पहन लिया और नीचे हमने स्पोर्ट शूज डाल लिए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और लड़कियों के लिए बोलना चाहूंगा कि कई बार होता है कि भाई ठीक है आपको ड्रेसअप होके जाना है, लेकिन आप मेकअप ऐसा ना करें कि आप किसी शादी में जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं। तो वहीं पर क्या होता है, जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपको हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे। तो ड्रेसिंग सेंस का थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर ड्रेस में जाएं, ये ना हो कि हम कुछ भी पहन के चले गए। तो इस चीज का बहुत ध्यान देते हैं, जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको देखते रहते हैं कि आप किस फॉर्मेट में आए हैं, किस तरीके से आप ड्रेसअप होके आए हैं। फिर उसके बाद
अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आप कहाँ से, ये ना हो कि आप सीधे गए वहां पे, केबिन था, केबिन में आपने दंदना के दरवाजा खोला और हम अंदर चले गए, भाई हम इंटरव्यू के लिए आए। दैट इज नॉट द राइट थिंग। आपको सबसे पहले वहां पर रिसेप्शन पे जाना होता है, रिसेप्शन होता है हर एक ऑफिस में, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है कि सो एंड सो आई गॉट अ कॉल, मेरे पास ये इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो वो आपको वहां पे बोलेंगे कि प्लीज हैव अ सीट, आप थोड़ा वेट करिए, हम आपकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। फिर हो सकता है कि आपको एक फॉर्म दिया जाए, वो फॉर्म भरना होता है आपको। तो फॉर्म भरने के बाद आप आराम से बैठ जाएं, ये ना हो कि हम वहां गए कि वहां सोफे पे जाके बैठ गए। तो सोफे पे नहीं बैठना है, आराम से आपको पर्टिकुलर पोस्चर में अच्छे से बैठना है। ये ना लगे कि आप कहीं वहां रेस्टोरेंट में आए हैं या कहीं सिनेमा थिएटर में आए, ये नहीं लगना चाहिए। एक फॉर्मल तरीके से आपको बैठना है वहां जाके। और उसके साथ साथ जब आपको बुलाया जाए, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, केबिन में होता है एचआर, तो वहां पे जाके आपको सीधे दरवाजा नहीं खोलना होता, धीरे से आप डोर खोलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, अगर वो आपसे बोलते हैं कि आप प्लीज कम इनसाइड, तभी आपको जाना है। ये ना हो कि हम वहाँ दरवाजा खोला और सीधे अंदर पहुंच गए, और फिर क्या होता है कि थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि आप दरवाजा खोलें, डोर ओपन करें और एक्सक्यूज मी बोल के आराम से जाएं जब वो आपको बुलाएं, ठीक है। और अंदर जाते ही ये ना हो कि वहां कुर्सी रखी, भाई हम बहुत दूर से आए हैं और कुर्सी खींची, चेयर हमने पीछे पुल करी और बैठ गए। जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप प्लीज ना बैठें, इस चीज का प्लीज ध्यान रखें, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूअर। ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपके अंदर एटिकेट्स हैं कि नहीं है। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना होता है। जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप ना बैठें। उसके साथ साथ अगर आप कोई बैग लेके जा रहे हैं अपने साथ, या आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, या बैग है, तो बैग अपने सीट के साइड में रखिए। ये ना हो कि भाई हम इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं और टेबल रखी है, वहीं पे उठा के पटक दिया। वो पटकना नहीं है, आपको अपनी चेयर के साइड में रखना है अपने बैग को, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में काउंट होता है। ये सारी चीजें देखते हैं जो इंटरव्यूअर होते हैं। तो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा कि अपना जो भी बैग है आप लेके जा रहे हैं वो अपनी चेयर के साइड में रखें। जब तक आपको बोला ना जाए कि यस यू कैन कीप ऑन द टेबल, तभी रखें। अगर नहीं बोला जाता है तो अपनी सीट के साइड में रख लें उसको। फिर उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखनी होती है, कई लोगों की आदत होती है कि भाई मोबाइल फोन लेके जा रहे हैं अंदर, बेल बज जाती है और उठा लेते हैं। वो चीज भी बहुत गलत होती है। उस चीज के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन है जेब में, तो उसको प्लीज स्विच ऑफ रखें या वाइब्रेशन मोड पर रखें। अगर आपका वाइब्रेशन बहुत तेज है तो उसको आप स्विच ऑफ ही कर दें या फिर साइलेंट मोड पे रख दें। तो ये ना हो कि वहाँ इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका फोन बज गया और आप बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी सर मेरा कॉल है। तो that does not look good and that gives a negative impact on the interviewer, वहीं पर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज का भी प्लीज बहुत ध्यान रखें। फिर आता है नेक्स्ट आपका थैंक्स द इंटरव्यूअर। अगर आपका इंटरव्यू होता है अच्छे से पॉजिटिव मोड पे, अगर आपको सेकेंड राउंड के लिए हो सकता है वहीं पे बोल दिया जाए या हो सकता है ना बोला जाए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं भी बोला जाता तब भी आपको वहां पे स्माइल देनी होती है। ये नहीं कि हम गुस्से में आए, उठे और निकल लिए। दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयर। जो भी इंटरव्यू के लिए आया उसके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। थैंक्स जरूर बोलें जब भी आप इंटरव्यू आपका फिनिश हो जाए, जो भी इंटरव्यूअर है उसको एक स्माइल दें और थैंक्स जरूर बोले। उससे क्या होता है, हो सकता है इस बार आपका नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर से बुलाया जाए सेम इंटरव्यू के लिए, सेम पोजीशन के लिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आई होप बिहेवियर के बारे में आप सबको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स जल्दी से एक बार टाइप कर दीजिए चैट में कि आपको समझ में आ गया है कि कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने पास और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो रहेगा आज का टॉपिक इसमें वो रहेगा हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
ऑफ द इंटरव्यू। कई बार होता है कि हम जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, और कई बार हमारी बॉडी, हम बोले चाहे ना बोले, जो इंटरव्यूअर होता है वो हमारी बॉडी से पहचान जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, आप किस तरीके से काम करेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार जैसे ही आप पहुंचते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो भी वहां पर रिसेप्शन में मैम या सर बैठे होते हैं या जो भी लोग घूम रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जज करना वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमको भी नहीं पता होता, क्योंकि हम फ्रेशर होते हैं और हम अजीब तरीके से कई बार वहां पे बिहेव कर रहे होते हैं। तो उसी से समझ जाते हैं कि आपका कैसा बिहेवियर है, आपका कैसा बॉडी लैंग्वेज है, कि आप उस कंपनी के लायक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले जब भी आप हाथ मिलाएं, फर्मली हाथ मिलाएं। ये ना हो कि किसी का हाथ पकड़ के आपने खींच लिया, कस के दबाना। ओके सर, कंटिन्यू। यस सर, मेरा म्यूट हो गया था। यस प्लीज। तो आपको बहुत फर्म तरीके से अपना हैंडशेक करना होता है, बहुत आराम से। ये ना हो कि आप किसी का हाथ दबा दें या हाथ पकड़ के खींच लें। अगर इंटरव्यूअर आपसे हैंडशेक कर रहा है तभी करना है, ये नहीं कि आप अपने आप हाथ आगे बढ़ा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए। जब तक इंटरव्यू ना मिलाए तब तक आपको नहीं मिलाना है। लेकिन आज जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ मनीष कुमार जी ने लिखा है हाथ मिलाना है या नमस्ते करना है। सर, जैसा कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम सबको मालूम है कि आपको अब नमस्कार करके ही किसी को भी आपको बोलना है, रिस्पेक्ट देनी है। तो जरूरी नहीं है, धीरे धीरे आप सैनिटाइज करके भी अपना हैंडशेक कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ पोस्चर एंड सिटिंग स्टाइल, पोस्चर एंड सिटिंग स्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं अभी आपको इस स्लाइड के बाद भी दिखाऊंगा कि आपका जो पोस्चर होता है वो कैसा होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप कहीं गए हैं और अगर आप पैर फैला के बैठे हैं और हाथ खोल के बैठे हैं, तो दैट गिव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट। आपको अच्छे से बैठना है वहां पर, ये ना लगे और ये ना हो कि हम बैठे तो हैं, अपना पैर हिलाते जा रहे हैं या अपना सर खुजा रहे हैं या कभी नाक खुजा रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं। या कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बार बार क्या करते हैं कि नाखून चबाते रहते हैं अपने। तो दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट। इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपका सिटिंग स्टाइल कैसा है। उसके साथ साथ अपने पैर को कभी भी क्रॉस करके ना बैठें, हमेशा अवॉइड करें कि ये ना हो कि हम पैर क्रॉस करके बैठ गए हैं एक के ऊपर एक। कई बार होता है कि भाई पैर के ऊपर पैर रख के हम बैठ गए, तो वो गिव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। वो लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा आप नेगेटिव हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और सप्रेस रेस्टलेस हैबिट, कई बार होता है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा रेस्ट के फॉर्म में फील करते हैं, जाके आदत हो जाती है हमारे बैठने की। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोगों की आदत होती है रेस्टोरेंट में जैसे जाते हैं वहां जाके बहुत आराम से फैल के बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही वो भी वहां पे भी जाके, जहाँ इंटरव्यू देना है वहां पे भी जाके इस तरीके से बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखनी है कि आप रेस्टलेस हैबिट के सप्रेशन में हो। तो और उसके साथ साथ यूज योर हैंड्स, जब भी बात करें तब आप अपने हैंड्स का मूव करें। तो उससे क्या होता है, उससे आप एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पाते हैं और इंटरव्यू कहीं ना कहीं आपको समझने की भी अच्छे से कोशिश करता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट आता है आपका आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और हम हैं वो हमारी तरफ देख रहा है और हम इधर उधर यूं दीवार की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पेंटिंग लगी है तो पेंटिंग की तरफ देख रहे हैं। और उसके साथ साथ कई लोगों की आदत होती है कि बार बार अपने बाल यूं यूं संवारेंगे, और कुछ लड़कियां होती हैं वो बार बार यूं 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 करेंगी, अपने मुंह पे बार बार हाथ फेरेंगी। दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप आई टू आई कांटेक्ट करके बात करें। उससे क्या लगता है, इंटरव्यूअर को भी दिखता है कि हाँ इस पर्सन में कॉन्फिडेंस है, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस। उस तरीके से आपको बात करनी है। ये ना हो कि वहां हम
नेगेटिव इम्पैक्ट डाल लें। तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा, कई लोग होते हैं भाई जाते हैं वहाँ टेबल पे जाके हाथ रख देते हैं, यूं बैठ जाएंगे, तो वो भी गलत होता है, वैसे नहीं बैठना है। आपको सिंपली अपने जो हैंड्स होते हैं वो चेयर का जो हैंडल होता है उसके ऊपर रख सकते हैं या फिर अपने लैप के ऊपर रख सकते हैं। दैट इज द बेटर ऑप्शन। तो आपको अपने लैप पे हाथ रखना है, ये ना हो कि हम गए वहां और टेबल के ऊपर हाथ रख के बैठ गए, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इसको आप अपने पास प्लीज़ नोट डाउन भी कर लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है। और आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ये प्लीज़ अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जल्दी से चाहूँगा प्लीज़ आप लोग बता दीजिए ये आपको समझ में आया बॉडी लैंग्वेज के बारे में। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग लिख के भेज रहे हैं, यस सर, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हमारा रहेगा बॉडी लैंग्वेज के बाद वो रहेगा एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड भी काउंट होता है व्हाइल गिविंग द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के टाइम कई बार होता है कि हम बड़े अकड़ू मूड में बैठे होते हैं या मुंह बना के बैठे होते हैं, वो आपके फेस से पता चल जाता है कि आप किस मूड में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी लगाई हुई है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर भी मैंने दिखाई हुई है, कौन कौन सा मूड क्या क्या डिफाइन करता है, तो आप इसी से समझ सकते हैं। तो और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका मूड होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है। और इसके साथ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड में, दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको अभी बता भी रहा था बॉडी लैंग्वेज में कि आई टू आई कांटेक्ट जब आप मिलाते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंस उसमें रहते हैं, मूड में रहते हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस इज मस्ट। ये ना हो कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, आप सोच रहे हैं या फिर इधर उधर दीवार की तरफ देख रहे हैं या यूं सर खुजा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इमेज शो हो रही है दैट इज डिफेंसिव। वो आदमी हाथ पे हाथ बांध के बैठा हुआ है, इट कॉल्स अ डिफेंसिव, मीन्स कोई उसको छेड़ नहीं सकता, वो एक डिफेंसिव माहौल में बैठा हुआ है। फिर आता है आपका एरोगेंस। एरोगेंस में आप देख सकते हैं गुस्से में, मतलब बहुत फैल के बैठा हुआ है, पैर भी थोड़े फैलाए हुए हैं और हाथ पे हाथ और पीछे की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, दैट इज कॉल्ड एरोगेंस। एनॉयड, एनॉयड का मतलब होता है थोड़ा गुस्से में भी है, थोड़ा मूड भी नहीं ठीक है, उसको हम एनॉयड बोलते हैं। इरिटेटेड क्या होता है? इरिटेटेड आपका होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में बहुत उलझन में, मतलब कि अरे यार उलझन हो रही है, ऐसा होता है। कई बार हम बोलते हैं जब कहीं भी जाते हैं या दिमाग में सोच रहे होते हैं या हमारे फेस पे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। हैप्पी मोड भी देख सकते हैं आप, हैप्पी का भी एक पिक्चर मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये हैप्पी मोड में है ये पर्सन। और कंफ्यूज्ड, सोच रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि क्या बोलें क्या ना बोलें। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड्स होते हैं, ये शो करते हैं इंटरव्यूअर को आपके फेस के वरीज। और ये लास्ट है आपका वरिड। अगर आप ज़्यादा टेंशन में हैं तो वो भी आपको शो हो जाता है कि आप अपनी गर्दन पकड़ रहे हैं या फिर आप कुछ टच कर रहे हैं अपने फेस पे या खुजला रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको शो करती हैं कि आप वरिड हैं, स्ट्रेस में हैं। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस के बाद आता है फोकस ऑन पोस्चर, जो कि मैंने आपको बताया। फिर थर्ड आता है दोस्तों बी एन एक्टिव लिसनर। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, अगर कुछ इंटरव्यू बता रहा है तो ये ना करें कि हाँ हाँ सर मुझे आता, आप बीच में टोकने लगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट शोज आ नेगेटिव एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। सुने पहले कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपको क्या बताना चाह रहा है, पहले उसकी बात अच्छे से सुन ले तब उसको जवाब दें। ये ना हो कि हम बीच में ही चालू हो जाए उसको बोलना, वो चीज़ दैट गिव्स अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप एक एक्टिव लिस्नर बने। ये ना हो कि इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है, आप बीच में टपक पड़े, आपने बोल दिया बीच में, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए।
फिर आता है रिलैक्स्ड एटीट्यूड। आप थोड़ा रिलैक्स होके बैठे, रिलैक्स आराम से बातचीत करें, ये ना हो वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, ठीक है, जान सकते हैं, लेकिन आराम से बैठें। ये ना हो कि आप डरे हुए बैठे हुए हैं या गुस्से में बैठे हुए हैं या हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, भाई जल्दी इंटरव्यू खत्म हो तो निकले यहाँ से, वो चीज भी नहीं करनी है आपको। आराम से जाएं, आराम से दें इंटरव्यू, कोई जल्दबाजी नहीं है। डू स्माइल। स्माइल गिव्स अ वेरी मच गुड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर। चाहे आपका मूड जैसा भी है, अगर आप स्माइल दे रहे हैं इंटरव्यूअर को, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है उसके दिमाग में आपको लेके। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि स्माइल जरूर पास करते रहें, वो बहुत जरूरी है। फिर आता है फ्रेंड्स, कन्वे अ कैन डू एटीट्यूड। ये ना हो कि अगर इंटरव्यूअर आपके रिज्यूमे में कुछ देख रहा है, वो आपसे पूछ सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें, क्या आप कर सकते हैं, और आप बोलते हैं नहीं नहीं मैं, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा एटीट्यूड ना रखें। आप बोल सकते हैं यस आई विल ट्राई माई बेस्ट या आई कैन डू इट। कभी भी ये ना बोलें कि नहीं मुझे नहीं आता। नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, इस चीज का भी प्लीज ध्यान रखें। हाँ, ट्राई कर सकते हैं, वो भी आप बोल सकते हैं। डोंट ओवर डू इट। और ओवर स्मार्ट कई लोग होते हैं कि ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं, कि वो सोचते हैं कि हाँ मुझे तो सब पता है, सर आप मत बताइए। ऐसा भी एटीट्यूड नहीं रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि उस ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है, वहां से रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप सेलेक्ट भी होने वाले होंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज का भी प्लीज ध्यान रखिएगा कि ओवर डू ना करें। आई होप एटीट्यूड के बारे में आपको चीजें समझ में आई होंगी। जल्दी से यस लिख दीजिए अगर आ गई हैं आपको समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, वो है हमारा टीम वर्क। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहां आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या आप टीम में काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव हैं टीम को लेके। अब टीम होती क्या है, मैं उसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको बता देता हूँ। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा टीम वर्क से रिलेटेड, तो ये अपने पास प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज टीम, टीम क्या होती है। जैसे आई होप यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद होगा, किसी को हॉकी पसंद होगा, किसी को फुटबॉल पसंद होगा। तो एक जो टीम होती है वो पर्टिकुलर कंट्री के लिए खेलती है। अगर टीम ना हो तो अगर एक बंदा खेले उस टीम से तो क्या टीम जीत सकती है, नहीं जीत सकती। तो टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है आपके ड्रीम को अचीव करने में, या ऑर्गेनाइजेशन के विजन को अचीव करने में, या टारगेट्स को अचीव करने में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुगेदर बोले तो एक साथ काम करना, एवरीवन बोले तो हर एक को काम करना। मतलब जो काम होता है अकॉर्डिंग टू स्किल्स वो डिवाइड कर दिया जाता है टीम में। फिर अचीव करने में, अगर कोई आप चीज अचीव करना चाहते हैं, कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अगर कोई एक आदमी होगा, कोई भी एक प्रोफेशनल होगा, अगर वो अकेले काम करेगा वो अपना ही दिमाग लगा पाएगा। अगर उसके साथ साथ 10 लोग और होंगे तो 10 लोगों का दिमाग भी उस टारगेट पे लगेगा कि उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप टीम में काम करते हैं, तो टीम में अगर आप काम कर रहे हैं तो हर एक बंदे का, हर एक पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना सोच होगा, अपना अपना सजेशन होगा, जिससे कि उस टारगेट को अचीव करने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट मोर। अगर आप और कुछ ज्यादा चाहते हैं तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। अब टीम वर्क होता क्या है, व्हाट इज अ टीम वर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी टीम के बारे में। टीम वर्क क्या होता है, एक साथ जब 5 लोग भी हो सकते हैं एक टीम में,
एक टीम में 4 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क टू वर्क, वो डिपेंड करता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस जैसे कि मैंने बताया, जो भी आपको टारगेट्स दिए गए हैं, कोई चीज आपको अचीव करनी, कोई विजन अचीव करना है अगर कंपनी का, तो उस विजन को अचीव करने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक कहावत भी सुनाई कि एक चना अकेले भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताना भी चाहूंगा, अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि उस वीडियो में कैसे टीम वर्क को एक्सप्लेन किया गया है। बेनिफिट्स क्या होते हैं टीम वर्क के, ये भी मैं बता देता हूँ कि आप टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव करते हैं और अच्छे से अचीव करते हैं। अच्छे से बोले तो मतलब देयर इज अ क्वालिटी इन अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। और स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट, कई कई जगह, जैसे मैं एक टीम के बारे में आपको बताऊंगा। एक न्यूजीलैंड की टीम है, रग्बी टीम, वो आपने शायद जानते भी होंगे। वो एक ऐसी टीम है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि हमेशा जीतती है रग्बी में। उनका क्या मकसद होता है, वो जब भी जीतते हैं मैच, वो जाके आराम नहीं करते। उनके जो जूनियर्स होते हैं वो उनको भेज देते हैं सीनियर्स, और जबकि जो सीनियर होते हैं वो साफ सफाई करते हैं और टारगेट करते हैं कि नेक्स्ट मैच कैसे उनको अचीव करना है। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। डूज मतलब जो आपको करना है, डोंट्स मतलब जो आपको नहीं करना है। डूज में आपको कुछ इस तरीके से बात करनी है कि आप ये ना हो कि आप आपस में ही पॉलिटिक्स करने लगे, एक दूसरे की शिकायत करने लगे। अगर आप किसी से भी उल्टा सीधा बोलते हैं आपस में टीम में, तो कहीं ना कहीं उस टीम में एक, आप कह सकते हैं, बंटवारा हो सकता है। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूनिटी बना के हम चलते हैं टीम में, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा विजन होता है, जो भी हमारा टारगेट होता है, तो वो अचीव होने में बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। तो इसके साथ मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा टीम से रिलेटेड। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पर शेयर को स्टॉप कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि टीम वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम बनकर काम करना जरूरी है। आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें एक कछुए और खरगोश में बहस छिड़ जाती है कि दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट है, और दोनों रेस लगा लेते हैं। खरगोश रेस शुरू होते ही बहुत आगे निकल जाता है और कछुए को बहुत पीछे देख पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सो जाता है। जब खरगोश सो रहा होता है, कछुआ पीछे से आकर आगे निकल जाता है। जब खरगोश नींद से जागता है, तब उसे रियलाइज होता है कि वो रेस हार चुका है। इस कहानी से हमने ये सीखा था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ। तो आइए देखते हैं कि खरगोश और कछुए के बीच उस रेस के बाद क्या हुआ। खरगोश रेस हारने के बाद बहुत ही मायूस हो गया। उसे एहसास हो गया कि अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट ना होता और रेस को इजी ना लेता, तो कछुआ उसे किसी भी तरह हरा नहीं सकता था। उसने कछुए को एक और रेस के लिए चैलेंज किया, जिसके लिए कछुआ मान गया। रेस शुरू हुई और इस बार खरगोश ने कोई गलती नहीं की और फुल स्पीड में दौड़ते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया और रेस जीत ली। कछुआ बहुत पीछे रह गया और हार गया। इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि फास्ट और कंसिस्टेंट हमेशा स्लो और स्टेडी को हरा देगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग हैं, एक बंदा है जो थोड़ा स्लो है, सिस्टमैटिक है और रिलायबल भी है, लेकिन एक दूसरा बंदा भी है जो फास्ट है और रिलायबल भी, तो याद रखिए जो फास्ट वाला बंदा है वही ऑर्गेनाइजेशन में स्लो वाले बंदे से आगे बढ़ेगा। स्लो और स्टेडी होना अच्छी बात है, लेकिन फास्ट और रिलायबल होना ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन हमारी खरगोश और कछुए वाली स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब क्योंकि कछुआ हार चुका था, उसने भी अपना दिमाग दौड़ाया और उसे भी ये बात समझ में आ गई कि जिस ट्रैक पर रेस लगी थी उस ट्रैक पर अब वो खरगोश को कभी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि कितना भी कर लो वो खरगोश से स्लो ही है।
उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने फिर से खरगोश को रेस के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार उसने ये शर्त रखी कि रेस का रास्ता यानी रेस का रूट वो खुद डिसाइड करेगा। खरगोश मान गया। रेस जीतने के लिए एक छोटे से जंगल से गुजरते हुए एक पहाड़ तक पहुंचना था, जहां आज से पहले खरगोश कभी नहीं गया था। रेस शुरू हो गई। जैसे कि खरगोश ने डिसाइड किया था, वो फुल स्पीड से आगे निकल गया, लेकिन रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी नदी मिल गई। खरगोश परेशान हो गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और परेशान होकर वहीं बैठ गया। थोड़ी ही देर में कछुआ भी वहां पहुंच गया और नदी में कूद गया और तैरते हुए नदी पार कर ली, पहाड़ की तरफ चल दिया और रेस जीत गया। अब इस कहानी से हमने ये सीखा कि पहले अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को जान लें और फिर उसके हिसाब से अपना प्ले फील्ड डिसाइड करें, या दूसरे शब्दों में जिस काम में आप अच्छे हो वैसे काम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और अगर आप अच्छे स्पीकर हो तो कोशिश करो ऐसे अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिले, ताकि मैनेजमेंट के लोग आपको नोटिस कर सकें। अगर आप एनालिसिस करने में अच्छे हो तो अच्छे से रिसर्च कीजिए, अच्छे से रिपोर्ट बनाइए और मैनेजमेंट को भेजिए, इससे भी आप हाईलाइट होंगे। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से काम करोगे तो इससे न सिर्फ लोग आपको नोटिस करेंगे बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में भी आगे जाने के आपके चांसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन हमारे खरगोश और कछुए वाली स्टोरी अब भी खत्म नहीं हुई। एक आखिरी चीज बाकी थी। अब तक खरगोश और कछुआ अच्छे दोस्त बन गए थे और इस बार उन दोनों ने साथ मिलकर ये सोचा और रियलाइज किया कि जो रेस उन्होंने पिछली बार यानी कि जो रेस पहाड़ तक लगाई थी वो रेस और भी अच्छी और मजेदार हो सकती थी। इसलिए उन दोनों ने सेम ट्रैक पर फिर से रेस लगाई, लेकिन इस बार अलग अलग नहीं बल्कि एक टीम बनकर। रेस शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और दौड़ना शुरू किया। वो लोग नदी तक पहुंचे। अब कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार की। नदी पार होने के बाद फिर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और फिर से दौड़ना शुरू किया। इस तरह वो दोनों एक साथ फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए। इस बार दोनों को इस जीत में जितना मजा आया, जितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो उन्हें पिछली रेसों में नहीं मिला था। इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि अगर आप ब्रिलियंट हो और आपके पास स्किल्स भी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप एक टीम बनकर दूसरों के साथ काम करने की बजाय सिर्फ उनसे कंपटीशन ही करने में लगे रहोगे, आप हमेशा थोड़ा बहुत तो पीछे रह ही जाओगे। क्योंकि कुछ तो सिचुएशन बनेगी जहां आपको कुछ नहीं जमेगा और कोई और वो काम कर लेगा। इसलिए गाइस, टीम बनकर काम करो, टीम बनकर रहो, क्योंकि जब आप एक टीम में होते हो तब आपको एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता होता है। इसका पहला फायदा तो ये होता है कि आप किसी भी बड़े काम को टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो काम सही टाइम पर और सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना हो तब एक इंडिविजुअल बंदा कभी ना कभी किसी ना किसी जगह अटक ही जाता है, लेकिन जब उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक टीम बैठती है तब एक साथ बहुत सारे दिमाग काम करते हैं और किसी न किसी तरह उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। और फाइनली सपोर्ट, जी हाँ सपोर्ट। जब आप एक टीम में काम करते हो तब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। कोई किसी प्रॉब्लम में अटक जाता है तो आप उसकी हेल्प कर देते हो, और जब आप किसी प्रॉब्लम में अटक जाते हो तो वो आपकी हेल्प कर देता है। इतना ही नहीं, एक साथ मिलकर काम करने से एक दूसरे का नॉलेज शेयर होता है, जिसकी वजह से आपका और सामने वाले का भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। जी हाँ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके ग्रुप में से या आपकी टीम में से अनफॉर्चुनेटली कोई मेंबर जॉब छोड़ देता है तब भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और काम काज पर असर नहीं पड़ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। तो मैं देख पा रहा हूँ चैट में काफ़ी लोग लिख के भेज रहे हैं यस, तो अच्छी बात है। आई होप तो इस तरीके से अगर हम टीम में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और हम समझ पाते हैं कि हमारे जो कोलीग्स हैं उनके अंदर क्या गुणवत्ता है, उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, वो किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा अपनी स्लाइड की तरफ। जैसा कि हम टीम के बारे में बात कर रहे थे तो अब हम चलेंगे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस में आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और किन किन टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये कुछ क्वेश्चन ये अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं
जो कि हर कंपनी पूछती है आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जब आपसे पूछा जाए टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप ये ना कहें कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ। आपको सिंपली अपना नाम बताना है। नाम बताने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन बता देना है कि आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में, और आप किस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज़ बताएं। और इसके बाद अगर आपसे फिर कुछ पूछते हैं अगर आपकी हॉबीज के बारे में, जो हॉबीज आप करते हैं वही बताएं प्लीज। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि हमने फुटबॉल कल देखा था, फुटबॉल मैच मुझे अच्छा लगा तो मैं फुटबॉल के बारे में बोल देता हूँ। तो ये चीज नहीं बोलनी है आपको। जो भी है ट्रस्ट बना के रखिए। जो भी आप इंटरव्यू जा रहे हैं देने, वहां पर आपका ट्रस्ट देखा जाता है कि आप कितने ट्रस्ट वर्दी हैं, जो आप बोल रहे हैं वो आप करते हैं कि नहीं करते। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इस पोजीशन के बारे में कैसे पता चला, जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं उसके बारे में। तो आपको बताना है कि अगर आपको इंटरनेट के थ्रू पता चला या किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला, वो आपको बताना होता है वहां पे 2 से 3 लाइन में। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन दिस कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वो कंपनी में जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां आपसे पूछ सकते हैं कि आपको इस कंपनी के लिए क्यों काम करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कभी भी सेल्फिश ना हो। ये ना बोलें कि यहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती है, ठीक है, ये इस टाइप के आपको आंसर्स नहीं देने। आपको थोड़ा मॉड्यूल करके आपको आंसर देना होता है, मैनिपुलेट करके आपको बोलना होता है कि वहाँ आप किस लिए काम करना चाहते हैं, कि कंपनी की आप ग्रोथ देख रहे हैं, वहाँ पर वर्किंग स्टाइल अच्छा है या आपको कुछ और अच्छा लग रहा है वहाँ पर, तो उसके बारे में आपको बताना होता है। वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब। अब ये जॉब आपको क्यों चाहिए, तो आपको उसमें अपने स्किल्स के बारे में बताना होता है कि मैं यहाँ पर सीख सकता हूँ और भी कुछ बहुत कुछ, क्योंकि कंपनी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करती है जो कि हम सीख सकते हैं काफ़ी कुछ। वहाँ सैलरी के बारे में आपको नहीं बोलना है, अपना सेल्फिशनेस नहीं देखना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम सैलरी पे आ जाते हैं कि हमको भाई इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो मैं इसलिए इस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, वो चीज़ नहीं बोलनी है। फिर फिफ्थ आता है दोस्तों, वाई शुड वी हायर यू। आपको इसमें अपनी क्वालिटीज के बारे में बताना होता है कि कंपनी आपको क्यों हायर करे। वहां पर आपको अपनी स्किल्स के बारे में बताना होता है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं और आप कितनी जल्दी किसी काम को पूरा कर सकते हैं, और आप टीम में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपको बतानी होती हैं। फिर सिक्स्थ आता है, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जैसे कि मैंने बताया कि आप पंक्चुअल हैं, अडेप्टेबल है, जल्दी आप एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं, अगर आपको प्रेशर में भी काम दिया जाए तब भी आप काम कर लेंगे। और व्हाट इज योर वीकनेस। वीकनेस थोड़ा ध्यान से बताइएगा। वीकनेस क्योंकि कई बार होता है कि हम बोल देते हैं कि अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। वो सारी चीज़ें अगर आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं फिर कंपनी सोचती है, अगर आपको प्रेशर में काम दिया जाएगा तो हो सकता है आप इमोशनल हो जाए। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वीकनेस में ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के बोले। टेल मी द थिंग यू हैव ओवरकम द चैलेंजेस इन प्रीवियस कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। ये जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप अपने चैलेंजेस के बारे में बताइए जो कि आपने ओवरकम किए प्रीवियस कंपनी में, तो आपको इसको पॉजिटिव तरीके से बताना है। ये नहीं कि वहां पर आप निगेटिव बता रहे हैं दूसरी कंपनी के बारे में। उससे क्या होता है कि आपके रिजेक्शन के चांसेस जल्दी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव वे में उसको बताएं। फिर आता है व्हेन यू कैन स्टार्ट। आपसे पूछा जाएगा कि आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बताएं। ये ना हो कि आप दबाव में आके कंपनी को, वहां जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो दबाव में आपने आके बोल दिया हाँ मैं कल से हो जाऊंगा, और पता लगे कि आप कल पहुंचे ही नहीं कंपनी। वो चीज नहीं होनी चाहिए। बी कंफर्टेबल एंड बी टेल योर टाइम कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। आर यू एबल टू रिलोकेट। कई बार होता है कि हमको पता नहीं होता कि हम सपोज कोलकाता में हैं और जॉब है मुंबई में, और हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया कि हमको मुंबई रिलोकेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी होती है कि आप
कब रिलोकेट हो सकते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आप बता दीजिए कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे रिलोकेट होने में। उसके साथ साथ आता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, ये होती है सैलरी की बात। यहाँ पर आपको सैलरी उस तरीके से बतानी होती है, ये ना लगे कि आपने कुछ भी बोल दिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको देखना होता है सबसे पहले कि जो कंपनी की डिटेल्स दी गई हैं, जो इंटरव्यू की डिटेल्स दी गई हैं, उसमें दिया रहता है जॉब प्रोफाइल के बारे में। उसमें देख लीजिए कि कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करेगी सैलरी। तो जैसे कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको उतना ही बोलना होता है, और जैसे एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग थोड़ा बहुत बढ़ा के बोल सकते हैं उसमें। रिलोकेट का मतलब होता है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना। सपोज अभी आप कोलकाता में हैं, तो कोलकाता से आप मुंबई आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, तो वो चीज होता है रिलोकेशन। फिर आता है आर यू विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कई बार होता है कई कंपनीज डबल शिफ्ट में काम करती हैं या ट्रिपल शिफ्ट में काम करती हैं, तो हो सकता है उसमें आपकी शिफ्ट चेंज की जाए। कई बार हो सकता है कि आपको 1 वीक डे टू इवनिंग दिया जाए, हो सकता है कई बार आपको इवनिंग टू मॉर्निंग दिया जाए। सपोज रात शाम से लेके सुबह तक आपको काम करना है, तो वो चीज आपसे पूछी जाती है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वो चीज आपको बतानी होती है कि आप काम कर सकते हैं कि नहीं काम कर सकते शिफ्ट में। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे दोस्तों। अब हम इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो प्लीज अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिएगा इन क्वेश्चन के बारे में। 8th क्वेश्चन में दोबारा से बोल देता हूँ। टेल मी द थिंग यू हैव ओवरकम द चैलेंजेस इन प्रीवियस कंपनी। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि अगर सपोज आप पिछली कंपनी में जॉब कर रहे थे, तो वहां पर आपके सामने कोई चैलेंजेस आए, तो आपने उसको किस तरीके से ओवरकम किया। तो उसको आपको पॉजिटिव वे में बताना है, ये नहीं कि आप नेगेटिव वे में बताएं कि अरे अरे वहां तो इतना सब चैलेंज आ गया था, मैं कर नहीं पा रहा था, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। उस तरीके से नहीं बताना है, आपको उसको पॉजिटिव वे में बताना है कि यस आई वॉज एबल टू ओवरकम थ्रू माई ओन स्किल्स, और मैं टीम के साथ काम करता था या करती थी। तो उसको आपको पॉजिटिव वे में बताना है, नेगेटिव वे में नहीं बताना है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो हमारा आज का नेक्स्ट स्लाइड है वो है कुछ क्वेरीज के बारे में। तो यहाँ आप क्वेरीज पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज है। क्वेश्चन नंबर 10 हिमांशु पूछ रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त है, आर यू एबल टू रीलोकेट। रीलोकेट का मतलब मैं फिर से बताना चाहूंगा। सपोज कोई कंपनी कोलकाता में है और उसने इंटरव्यू लेना है मुंबई के लिए या फिर दिल्ली के लिए, तो आपसे पूछा जाता है कि आर यू एबल टू रीलोकेट। आपसे पूछा जाएगा कि आप रीलोकेट कर सकते हैं क्या। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप जेन्युइन आंसर दें, उनको ट्रस्ट वर्दी आंसर दें कि यस मैं इतने दिन में रिलोकेट हो सकता हूं। मैं इतने दिन में रिलोकेट हो सकता हूं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अगर आप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन में आपको सैलरी से रिलेटेड बताना होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। जो भी मेंशन किया है कंपनी में, अगर आप फ्रेशर हैं तो वही आप बोले वहां पर, ये ना हो कि हम कुछ भी बोल दें। अब इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं ऋषभ सर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई जी सर। पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन में एक बार डाउट हो रहा है। अपना क्वेश्चन है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आप क्या बता सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो है ये पूछ रहे हैं सर। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट जी स्ट्रेंथ के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो आपको ये बतानी होती है कि आपके अंदर कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं। क्या आप जल्दी काम को खत्म कर सकते हैं, या फिर आप पंक्चुअल हैं अपने काम को लेके, या जल्दी आप जैसे टीम वर्क होता है उसमें अडेप्ट कर पाते हैं अपने आप को। वो सारी चीजें आपको देखनी होती हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी होती हैं अपने बारे में कि आप किस तरीके से काम को पूरा कर सकते हैं अपनी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ के थ्रू। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए।
ये Kuber, मैं do one thing. Just explain 1 second from top to bottom, one to ओके two, because ओके everyone is asking all the question numbers. ओके सर। कुबेर सर 1 मिनट। दोस्तों एक बार सर फिर से रिपीट कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को, सारे पार्ट को, तो आप एक बार चैट बॉक्स की जगह प्लीज आप एक बार मेन स्क्रीन पे ध्यान लगाइए, वहां क्वेश्चन देखिए और कुबेर सर जो भी बता रहे हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि आप एक बार बताने पे आप लोग बार बार वो चीज रिपीट कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार बहुत ही ध्यान से सुनिए, सर एक बार रिपीट कर रहे हैं। ओके सर, कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें आपको अपने बारे में बताना होता है कि आपका नाम क्या है और आप किस लोकेशन से हैं, मतलब किस जगह से हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन बोले तो आपने क्या सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, क्या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और एक आध आपको अपनी हॉबी बता देनी होती है। तो इतना कुछ आप बताते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। अब ये ना हो कि हम अपने पड़ोसी के बारे में बता रहे हैं या अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। फिर आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन। दिस पोजीशन मतलब आपको, आप जो इंटरव्यू के लिए गए हो उस पोजीशन के लिए आपको कहाँ से पता चला, मतलब आपने किससे सुना, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो इसमें आपको आंसर देना होता है जहां से भी आपको पता चला हो। आपको इंटरनेट से पता चला, आपको फेसबुक से पता चला या पर्टिकुलर वेबसाइट से पता चला, उसके बारे में आप बताते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, आई होप सेकेंड भी क्लियर हो गया होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी। आपसे रीजन पूछा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों करना चाहते हो। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है दोस्तों कि आपको इस क्वेश्चन में बहुत पॉजिटिव तरीके से आंसर देना होता है। आप ये ना कहें कि यहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती है या ये बहुत बड़ी कंपनी है, उस तरीके से आपको आंसर नहीं देना है। आपको कंपनी के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेनी चाहिए पहले से। जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो वहाँ जाएं, आप बोलें कि वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ और आपके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी अच्छे हैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उस कंपनी में। इस तरीके से आपको आंसर्स देने होते हैं। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। अब ये जॉब आपको क्यों चाहिए। आई होप थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा सबको। तो फोर्थ क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। ये जॉब आपको क्यों चाहिए। तो इस जॉब के बारे में आपको इतना ही बताना है कि आपको इस जॉब से क्या मिलने वाला है। अगेन मैं यही बोलूंगा, प्लीज सैलरी को मेंशन वहां ना करें उसमें आपको, बस यही बोलना है जो भी आपने पढ़ा है यू कैन enhance your skills and you can show your skills to the organization and you can work thoroughly for the company also। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। why should we hire you, why should we hire you, वो आपको क्यों रखें उस कंपनी में, आपको ध्यान देनी है। इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था रिज्यूमे में कि आपको स्ट्रेंथ कौन कौन सी डालनी होती हैं, आपकी क्या मजबूतियां हैं, क्या आप पंक्चुअल हैं कि नहीं है, क्या आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपको सिखाया जाएगा आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में कि नहीं कर पाएंगे। फॉर द वर्क, क्या टीम वर्क आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं फोर्थ क्वेश्चन फिर से बोल देता हूँ, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब के बारे में, कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। ये जॉब आपको इसलिए चाहिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका, कि आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सके और उस ऑर्गेनाइजेशन में उस स्किल्स के ऊपर काम कर सके जो भी है उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं। व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बोले तो आपका सबसे अच्छा कौन सा स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा कौन सा मजबूत स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ बोले तो मजबूती, जैसा कि आप पंक्चुअल हैं किसी काम को करने में, आप पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, टाइम बाउंडेशन में काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। व्हाट इज योर वीकनेस। वीकनेस आपको बहुत सोच समझ के बतानी होती है जो भी आपकी वीकनेस है, और उसको भी पॉजिटिव तरीके से बताना होता है। ये ना लगे कि जो इंटरव्यूअर है वो नेगेटिव फॉर्म में ले उसको। फिर आता है दोस्तों आपका टेल मी द थिंग यू हैव ओवरकम द चैलेंजेस इन प्रीवियस कंपनी। आपको बताना होता है कि आपने किस तरीके से जो आपकी प्रीवियस कंपनी थी उसमें चैलेंजेस को ओवरकम किया, उन
और किस तरीके से ओवरकम किया, वो आपको पॉजिटिव तरीके से बताना होता है। ये ना हो कि हम कुछ भी बोल दें या हम बुराई करने लग जाएं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्लीज इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि हमको नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें कि हम काम कर चुके हैं। मैं 8th क्वेश्चन ही बता रहा हूँ तन्मय, और प्लीज ध्यान से सुनिए। फिर आता है 9th क्वेश्चन, व्हेन यू कैन स्टार्ट। आपसे पूछा जाता है कि आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, कब से ज्वाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर कंपनी में जिसमें आपका इंटरव्यू है। वहां पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 10th क्वेश्चन आता है, आर यू एबल टू रीलोकेट। रीलोकेट बोले तो सपोज कंपनी इंटरव्यू ले रही है आपकी मुंबई में या दिल्ली में, और वो बोलती है आपको मुंबई के लिए चुना जा रहा है, आपको मुंबई के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, तो क्या आप रीलोकेट कर सकते हैं पर्टिकुलर दिल्ली से मुंबई। तो उसमें आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रीलोकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर आपको कितना टाइम लगेगा रीलोकेट करने में। वो चीज आपको आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस तरीके से बताना है। फिर आता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की बात तब आती है जब आपसे सैलरी के बारे में पूछा जाता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब यही होता है कि आप कितनी सैलरी चाहते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। वो चीज भी आपको ध्यान देनी है कि बहुत ध्यान से बताएं एक्सपेक्टेशन के बारे में। जो भी आपका जॉब प्रोफाइल में मेंशन है उसी से रिलेटेड बताएं, उससे ज्यादा ना बताएं। तो कंपनी उस केस में भी आपको रिजेक्ट कर सकती है, चांसेस होते हैं रिजेक्शन के। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। फिर 12th क्वेश्चन आता है, आर यू विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है सपोज कई कंपनियां होती हैं 3-4 शिफ्ट में काम करती हैं। सपोज किसी का टाइमिंग हो सकता है 9 से 5, कोई टाइमिंग हो सकता है शाम को 5 बजे से सुबह 6 बजे तक। वो डिपेंड करता है कि आपको किस शिफ्ट में रखा जाएगा। तो वो आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप शिफ्ट में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारा 12th क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे सबके डाउट्स। दोस्तों आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं प्लीज। और कुछ दोस्त हैं जिनको मैं अनम्यूट भी करना चाहूंगा, जिसमें तो पहला नाम है अरूप विश्वास जी का। टेक्निकल टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अरूप विश्वास जी को प्लीज अनम्यूट किया जाए। सर मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ जी यस सर। अरूप विश्वास जी, आपको स्क्रीन पे एक अनम्यूट का मैसेज आएगा अभी। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है एक बार अरूप जी को अनम्यूट किया जाए। स्क्रीन पे आ रहा है मैसेज, प्लीज। स्क्रीन पे आपको अनम्यूट का मैसेज आ रहा होगा, प्लीज उसे क्लिक कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। बिल्कुल। तो अगर अरूप जी आपका कोई क्वेश्चन है आज के सेशन को लेकर तो प्लीज हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। हमारे कुबेर सर आपको डेफिनेटली आंसर करेंगे, तो प्लीज कंटिन्यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अरूप गुड जी। आफ्टरनून अरूप। सर मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि मैं इंटरव्यू के बिहेवियर के ऊपर कैसे टिक करूँ सर। बिहेवियर जैसा कि मैंने बताया अरूप जी, सबसे पहले तो उसमें आपका जो भी होता है कॉन्फिडेंस। सबसे पहले जो मैंने आपको बताए थे टॉपिक्स, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए थे, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे वो सारे पॉइंट्स। कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपना थोड़ा बिहेवियर या बॉडी लैंग्वेज भी वो वहाँ जज किया जाता है। उसके साथ साथ आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो ड्रेस देख के भी पहचान जाते हैं कि आप इंटरव्यू देने के मोटिव से आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा जब भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो प्रॉपर ड्रेस में, प्रॉपर फॉर्मल्स में जाएं। मतलब ये ना हो कि हम जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं ऐसी मस्ती करने और पता लगे वहाँ इंटरव्यू हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और कॉन्फिडेंस मस्ट है। अगर आप वहाँ घबराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहाँ पे पानी रखा है तो पूछ के पीजिए। ये ना हो कि वहाँ पे ग्लास रखा हुआ है पानी का और हमने उठा के पी लिया। अगर आपको घबराहट हो रही है बोलने में तो आप 1-2 घुट पानी का भी पी सकते हैं, अगर आपको ऑफर किया जाए। अगर आप पूछ के आप पी सकते हैं। और देते हुए इंटरव्यू हमेशा ध्यान रखें कि आपका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए।
हम सब जानते हैं कि हम सब ने कभी ना कहीं भी पहली बार इंटरव्यू दिया है, तो कहीं ना कहीं उस फेज से हम भी गुजर चुके हैं। तो और लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आज की डेट में हमारी कंट्री में बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती हैं। अगर आपका एक ही नहीं सिलेक्शन होता तो आप दूसरी जगह सेलेक्ट हो सकते हैं। एक जगह से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जब आप पहली बार जाते हैं तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है कि इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है। तो हमने जो आज आपको बताया वो सारी बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा अरूप जी। हमारे एक दोस्त है विनोद कुमार जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना स्क्रीन शेयर आप ऑफ कर लें प्लीज। थैंक यू सर। अरूप जी, आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। है सर, क्लियर सर, थैंक यू और सर। अरूप जी मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार अपना थोड़ा सा फीडबैक आप शेयर कीजिए कि आपके लिए आज का सेशन कैसा रहा और क्या आपने लर्निंग्स यहाँ से ली। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सेशन लिया। थैंक आरूप जी, मास्क अभी हटा सकते हैं तो प्लीज हटा दीजिए, क्योंकि सर मेरा पीछे बैकग्राउंड सर, मैं क्लास में हूँ सर। ओके ठीक है, कंटिन्यू करिए। सर मैं क्लास में हूँ इसलिए। ओके, कंटिन्यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सर मैं इस सेशन के लिए। मुझे सर बेहतरीन आज का इस सेशन करने से मैं बेहतरीन फील कर रहा हूँ सर। बहुत नॉलेज मिला सर इस सेशन के बाद सर। सर थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं APLL मैनेजमेंट को कहना चाहता हूँ थैंक यू सर। थैंक यू अरूप जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी। जी अरूप जी बोलिए। ओके कोई बात नहीं, फिर से हम बात कर लेंगे अरूप जी से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हमारे दोस्त प्रियंका कुमारी जी को एक बार अनम्यूट किया जाए। टेक्निकल टीम में रिक्वेस्ट करूंगा, प्रियंका कुमारी जी हमारे पास अवेलेबल है, हमारी स्टूडेंट। तो एक बार प्लीज टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्रियंका कुमारी जी को पर्टिकुलरली अनम्यूट किया जाए। प्रियंका आपका स्क्रीन पे देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। प्रियंका जी अपने स्क्रीन पे आप अनम्यूट का मैसेज देख पा रहे होंगे, उसको एक बार क्लिक कीजिए प्लीज। ओके हाँ आपका अनम्यूट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रियंका। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? कुबेर सर प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर, बोलिए प्रियंका जी। सर मेरा ना सर में आज जो इंटरव्यू कहीं भी जाए अगर इंटरव्यू दे सकते हैं सर, वो बाकी बहुत हिचकिचाहट होती थी इंटरव्यू देने के लिए। हाँ तो आज सर इसी इंटरव्यू से सर आज जो आपसे दूसरा बहुत ही अच्छा था। इससे मैंने कई बेहद नॉलेज ली है कि सर आज तो मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ। आज के जो आज से सीख के जो मैंने आज सीखा है वहाँ से इंटरव्यू दे सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया प्रियंका जी, और उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त यहाँ से बहुत कुछ लर्निंग्स आज लेके जा रहे होंगे। थैंक यू प्रियंका जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ऋषभ सर एक शायद वरुण जी का क्वेश्चन है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। सर आपसे एक क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। मैं वरुण कुमार जी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वरुण कुमार जी को अनम्यूट किया जाए प्लीज। वरुण कुमार जी आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा होगा अनम्यूट का, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वरुण कुमार जी मतलब हेलो आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल वरुण जी बिल्कुल बोलिए वरुण जी। आज 2 इयर्स से मतलब एपीएस से जुड़ा हूं, बट फर्स्ट टाइम लगा मतलब क्लास जो मेरा ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट होने वाला है, बट मतलब लगा मतलब जो आज का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने पर लगा मतलब इतना सारा पढ़ाई के लिए इस तरह का जो मतलब बेस तैयार कर एपीएल बहुत ढंग से दिल से रहने बात करना चाहता हूं। एपीएल कोर्स वरुण जी अपना वीडियो ऑफ करके बोलिए। हाँ अपना वीडियो ऑफ करके बोलिए आप एक बार, क्योंकि एक जगह पे खड़े हो जाइए वरुण, खड़े होकर। हाँ आप घूमिए मत, कहीं एक जगह खड़े होकर के आप बात करिए। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है मतलब इंटरव्यू में हम मतलब जा रहे हैं मतलब अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या आईपीएल का जो कोर्स है दोनों दिखाना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन था। नहीं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है वरुण जी तब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस टाइम ना ले जाइए, फोटोकॉपी ले जाइए अपने साथ, दोनों ले जाइएगा, बल्कि सर्टिफिकेट भी और ग्रेजुएशन भी। वैसे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। वैसे जब आप जाएं इंटरव्यू के लिए
तो सिर्फ और सिर्फ अपना रिज्यूमे की एटलीस्ट 2 से 3 कॉपी लेके जाए। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, जैसे मैं कोई गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर कोई मांग रहा है तो मैं सर एपीएल का 6 मंथ का कोर्स ये भी दिखा सकते हैं, और कोई मतलब एडीसीए भी होता है उसका भी वहाँ मांग होता है, तो एडीसीए की जगह पर इसका सर्टिफिकेट दिखा मतलब वहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना? वरुण जी बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं वरुण जी। अभी आपको कुछ दिन पहले एक हमारी ही स्टूडेंट थी मोनिका एमपी बैतूल से, जिन्होंने की इस एपीएलएल के सर्टिफिकेट का अपना स्किल दिखा करके और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ब्रांच पोस्ट मास्टर का उन्होंने पद जो है उनको मिला हुआ है। तो जो हमारा सर्टिफिकेट है वो एवरीवेयर जो है आपका वैलिडेट होता है, अप्रूवल है, तो आप इसको भी दिखा सकते हैं। जो आपके पास एडिशनल है उसको भी आप दिखा सकते हैं। और दोस्त मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, एक चीज और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा वरुण जी। हमारा जो एक्चुअली सर्टिफिकेट है वो आपका स्किल हमारा सर्टिफिकेट शो करता है। हम ऐसा गारंटी नहीं करते कि आपको हमारे सर्टिफिकेट के थ्रू जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, प्राइवेट जॉब पर। हम इतना आपको डेफिनेटली गारंटी कर सकते हैं कि यहाँ से आपको डेफिनेटली स्किल सीखने को मिलेगा, जिसको कि आप किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सर्टिफिकेट दिखा के कि मैंने यहाँ से ये कोर्स किया है और मुझे इस चीज की नॉलेज है। ओके ऋषभ सर, मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप सर्टिफिकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में अगर आपके पास नॉलेज है, आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है कोई भी इंटरव्यू में। सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंस रखता है कि आपने कहाँ से किया, वो भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अपने नॉलेज पे भी अपग्रेड करते रहें अपने आप को। जो भी मार्केट में आता रहता है नई नई चीजें, तो उसमें आपको अपग्रेड भी करें साथ के साथ। ठीक है, और ठीक है ऋषभ सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी जी सर। सर एक और हमारे स्टूडेंट है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, स्नेहा वर्मा जी। वो काफी देर से काफी ज्यादा एक्टिव है हमारे साथ स्टार्टिंग से सेशन के। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अगर स्नेहा वर्मा जी हमारे साथ अभी हैं तो एक बार उनको अनम्यूट किया जाए, थोड़ी उनसे बातें कर लें। ओके स्नेहा, आपका स्क्रीन पे देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, वीडियो ऑन कीजिए। स्नेहा जी। हाँ Yes, sir. First of all, sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून स्नेहा। गुड आफ्टरनून स्नेहा जी। जी सर। सो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था बिहेवियर और अपने एटीट्यूड के लिए, बट मैं उतनी क्लियर नहीं थी। बट सर आपने जैसे बताया कि कैसे अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, कैसे अपने मैनर्स को दिखाना है। सो आई एम वेरी क्लियर और मुझे अब उतना पैनिक नहीं होना पड़ता है। सो मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि मुझ में क्या पॉजिटिवनेस आई है, पॉजिटिविटी। सो दैट्स ऑल सर। डेफिनेटली स्नेहा जी, वी ऑल हैव दैट कैपेबिलिटी। हमारे सबके अंदर वो पोटेंशियल होता है। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक हम जाके इंटरव्यू को फेस नहीं करेंगे, तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से हमको इंटरव्यू देना चाहिए। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू स्नेहा जी, आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। सत्येंद्र सर प्लीज आप एक बार कंटिन्यू कीजिए और हम अब सेशन एंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप आगे कंटिन्यू कीजिए सर। दोस्तों तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर सर का कि उन्होंने इस सेशन को काफी सक्सेसफुल और इंटरेस्टिंग बनाए पूरे 1.5 घंटे के दौरान। और आई श्योर दोस्तों कि हम सभी के लिए काफी लर्निंग और फ्रूटफुल ये सेशन रहा होगा। और जरूर आप लोगों ने इस सेशन के माध्यम से आप लोगों ने कई सारी चीजें आप सीखे होंगे और आपका लाइफ में एक ये वैल्यू एडिशन जरूर होगा। आज जो भी इंटरव्यू अवेयरनेस के बारे में आपने सीखा, इन चीजों का जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएं, आप इन सारी चीजों का ध्यान जरूर रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्त। और मैं यही बोलूंगा कि आप एपीएलएल के जो है सोशल मीडिया पेजेस से जरूर जुड़े रहिए। इस तरह के एजुकेशन के साथ हम लोग सोशल मीडिया पेजेस पे, अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे हमेशा हम लोग अपडेट रहते हैं। आप इस सेशन को वापस दोबारा देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं। और भी कई सारे हमारे एक्सपर्ट टॉक के सेशन है, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखने के बाद अपना लाइक कमेंट जरूर शेयर करें दोस्त। चैट बॉक्स में भी आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कर सकते हैं, ताकि जो आपके फीडबैक आएंगे आगे आने वाली क्लासेस को और हम लोग बेहतरीन बनाएंगे। और दोस्तों ये सेशन क्लोज करने से पहले
जो कल का एक्सपर्ट टॉक सेशन होने वाला है स्टूडेंट टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, जो मिसेस अनुरेखा बरकाकोटी जी जो ये सेशन को कंप्लीट करेंगी, कल वाले सेशन को, उन सभी आप सभी विद्यार्थियों के लिए कल के सेशन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं और यही उम्मीद रखता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग टाइम से 10:30 तक उस सेशन में लॉग इन करेंगे और वहां से भी आप कुछ वैल्यू एडिशन करते हुए आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ऋषभ एक बार मैसेज डाल दो, लोग पूछ रहे हैं कि टाइम क्या है बोलकर, 2 लोग पूछ रहे हैं। ओके, एक बार डाल दीजिए। ऋषभ एक बार डिटेल शेयर कर दीजिए। वैसे टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ दोस्त, 10:45 पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा कल का, बट आप 10:30 तक वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वो सेशन हमारे फेसबुक पेज पे भी लाइव रहेगा, आप वहां से भी अटेंड कर सकते हैं। वैसे आप पहले जूम ऐप पे ही कोशिश करिएगा। तो 10:30 कल जो है आपको सेशन लॉग इन करना है, 10:45 पे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा जो कि 12 बजे तक चलेगा। तो कल के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और फिर वापस कल के सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। और तब तक आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फिर अगले वीक में भी फ्राइडे को हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस प्रोफेशनल रिमोट सेशन में हम लोग जरूर मिलेंगे और वहां से भी काफी चीजें हम लोग लर्निंग करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि अब सेशन को वाइंड अप किया जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ, थैंक यू।